माननीय कैलाश जी और संपर्क के सभी साथियों, आपको मेरा सादर प्रणाम। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मराठी के बहुत बड़े संत हुए हैं, उनका उद्बोधन है, एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुबंध। तुकाराम जी का ही उद्बोधन है। और संपर्क में मैंने वो देखा कि संपर्क के जो साथी है, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद सभी साथी उनको मदद करते हैं और जो बिजनेस है वो एक दूसरे की सहायता से बढ़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये संपर्क, सहयोग और साथ साथ सेवा, क्योंकि कैलाश जी ने मुझे बताया कि यह सेवा प्रकल्प है। यहाँ पे हम एथिकल बिजनेस करते हैं, ट्रस्ट है, और आज जो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसके अंदर विश्वास खो गया है। जो कस्टमर है वो कभी भी अपने क्लाइंट के जो आप जिससे बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, आप सब लोगों को मिलने के बाद, कि आप लोग एथिकल और ट्रस्ट के साथ बिजनेस करते हो। बहुत अच्छी बात है। मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं, आप इसी तरह से करिए और मेरे से जो बन सकता है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो है तेल और गैस के कुएं खोदना, तो आपको किसी को उसकी जरूरत हो तो मेरे पास आ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे ये समय देने के लिए। इसके साथ ही मैं अपना साधु वचन खत्म करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जो मार्गदर्शन किया इसके बारे में। यस कैलाश जी। माधव नाभी जी हमारे साथ हैं। अगर आप ऑडियंस में से किसी को कुछ उनसे प्रश्न पूछना है या मार्गदर्शन लेना है, पूछ सकते हैं। माधव जी चलेगा? जी जी बिल्कुल। और मैं बता दूं कि LIT एल्यूमिनी एसोसिएशन के अंदर हम लोगों ने एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला हुआ है। उस इंक्यूबेशन सेंटर में बिजनेस सेंटर है, जो हम करीब करीब 3 करोड़ रुपए खर्चा करके उस बिजनेस सेंटर को हमने डेवलप किया है। LIT एल्यूमिनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही उसका पैसा दिया हुआ है, किसी सरकारी मदद नहीं की। और इसलिए मैंने कहा कि भाई जो दुसऱ्यावर ये अवलंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला। सो आप आत्मनिर्भर बनिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलके। हम कुछ नए कंसेप्ट वहाँ लाए हैं। मुझे पता नहीं कैलाश जी आप लोगों को वो उपयुक्त रहेंगे या नहीं, बताता हूँ। एक हमने इंट्रोड्यूस किया इन्वेस्टर फोरम। इन्वेस्टर फोरम के अंदर हमने हमारे मेंबर्स को बोला है कि आप जो भी पॉसिबल है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आप इन्वेस्ट करिए। और फिर एक जो कॉर्पस होता है, चूंकि हम बिजनेस को एनकरेज करते हैं, आप तो नहीं करते हैं, तो बिजनेस के अंदर स्टार्टअप को मदद लगती है। और बैंक्स जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई सीबीएल नहीं है, उसको बहुत कम मदद करती है। तो हम लोग उसमें एज अ इन्वेस्टर उसके साथ जुड़ते हैं, उसको हैंड होल्डिंग करके ग्रो करते हैं और एक मार्केट प्लेस अवेलेबल करके दिया है। तो थोड़ा सा अलग मॉडल है, पर हो सकता है आप लोगों को कुछ मदद लगे तो मैं जरूर। आपके जो भी सवाल है दे आर मोस्ट वेलकम। माधव जी, मेरी तरफ से पहला प्रश्न है, आप अगर इजाजत दें तो। जी बिल्कुल। मोस्टली आपने अपने करियर में कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है। भारत में जो कॉर्पोरेट्स का कल्चर है अधिकांशतः पश्चिम सभ्यता से प्रेरित है। उसी तरह से हम स्टॉक मार्केट, उसी तरह से स्केल ग्रोथ, और कई बार स्केल और ग्रोथ की चक्कर में सबको काम मिल रहा है, सबको रोटी मिल रही है, ऐसा सोचना छोड़ देते हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? व्यक्तिगत तौर पे हम जानना चाहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेड कॉर्पोरेट मॉडल है, ये अपने देश के लिए उपयुक्त है, या जब 1500-2000 साल पहले हम लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तब इस तरह का तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, कुछ अलग ही था उस समय। और आप उस बारे में क्या ऐड करना चाहोगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं बहुत प्रामाणिकता से कहता हूँ कि यहाँ आने से पहले कैलाश जी ने तो 1 मिनट में कहा, उनकी जो स्टाइल है
कि आपको बुधवार को 7:30 को यहाँ द्वारका माई में आना है और आप आ जाइए, बाद में आपको बता देंगे। और मुझे आने के बाद यहाँ हार्डे जी ने संपर्क किया है, बताया, और आप लोगों से सुनने के बाद अच्छा लगा। सर आप जो कह रहे थे वो बात सही है कि और एक मेरी उम्र 66 है इस समय, तो मैंने भी वो देखा हुआ है कि कुछ सदिया तो नहीं कह सकते, कुछ डिकेड्स पहले हम लोग आत्मनिर्भर थे, ये फैक्ट है। हमारा जो मॉडल था वो विलेज ओरिएंटेड था, ग्राम स्वराज, उसके ऊपर वो मॉडल था और बेसिक मॉडल था। शायद हो सकता है कि सदियों से वो चलता रहा हो, क्योंकि मेरी दादी जो है वो मुझे ले जाती गांव में, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़ने के लिए नागपुर आए। एक बेटा होता था शहर में और बाकी सब गांव में रहते। गांव अपना समृद्ध था, परिपूर्ण था, क्योंकि वो किस पर डिपेंडेंट नहीं था। गांव में एक सुतार रहता था, एक लोहार होता था, एक मोची होता था। इनकी कास्ट पे मत जाइए, ये इनके काम करने के तरीके थे। और चूंकि वो डीएनए में आ गया था, तो बाय बर्थ सुतार का बेटा बहुत अच्छा सुतार, बिजनेसमैन का बेटा क्यों अच्छा बिजनेसमैन होता है? क्योंकि उसके पास खून में वो बिजनेस है। कोई और एक्वायर कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई एक्वायर नहीं कर सकता। तो ये जो परंपरा थी कि गांव के लोग गांव के आदमी पे ही डिपेंडेंट रहे और वही पूरे रहते हुए दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कॉर्पोरेट। इवन गांव की मंडी जो लगती थी उसमें गांव की ही चीजें बिकती थी और गांव वाले ही उसको लेते थे। बहुत कम चीजें बाहर से होती थी। तो खैर अभी तो 60-70 साल में हम उस मॉडल को हमने खराब कर दिया है। कारपोरेट का जो आप कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि वेस्टर्न कारपोरेट कल्चर तो अपने यहाँ आया है, उसे वेलकम करना या नहीं करना ये अपना बात है। पर मेरा विश्वास ये है कि जब दूध फट गया है तो उसको फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता। उससे दही बन सकता है, उससे पनीर बन सकता है, उसका कलाकंद बन सकता है। तो हम कोशिश ना करें फिर से उस पर जाने की, पर उसमें सुधारना हो सकता है, जो हमको धीरूभाई ने बताया। धीरूभाई अंबानी का जो मॉडल है वो पूरे विश्व को अचंभित करने वाला है। मैं 2 चीजें धीरूभाई के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जब धीरूभाई को कुछ भी मदद नहीं मिल रही थी, जो हमारे दिन में ये जो इन्वेस्टर फोरम का मॉडल आया उसी से आया। इन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने की सोचा और बैंक में गए। बैंक ने बोला यार तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है, हम आपको कुछ नहीं मदद करेंगे। ही वेंट बैक टू हिज विलेज। वो अपने गांव में गए, अपने दोस्तों के साथ बैठे, अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे कि बोला देखो मेरे पास ऐसा प्लान है, जैसे हार्डे जी बताते हैं ना कि मेरे पास ऐसी सुरक्षा है कि मैं आपको कहीं से कहीं ले जाऊंगा। तो मेरे पास ऐसा प्लान है कि आप मेरे को 100 रुपए आज दोगे तो मैं उसके आपको 1000 लाख रुपए करके दूंगा। रिलेटिव्स का, दोस्तों का उन पे विश्वास था, उन्होंने उनको पैसा दिया। उस पैसे से उन्होंने बिजनेस शुरू किया। दैट इज हाउ द इन्वेस्टर फोरम वर्क्स। मतलब आप लोग भी सोच सकते हो आपके अंदर भाई किसी को मदद हो तो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद धीरूभाई ने क्या किया कि ऐसा सोचिए कि जो संसार में कोई सोच नहीं सकता। चूंकि मेरा एक दोस्त है धीरूभाई के साथ बहुत बड़ा हुआ है, आज विनय मराठे करके अपने विदर्भ में रिफाइनरी लाने के लिए प्रदीप जी महेश्वरी के साथ बहुत एफर्ट कर रहा है। वे जो अपनी संस्था है, तो उसकी बताई हुई रियल लाइफ स्टोरी है कि जब यहाँ पे धीरूभाई ने रिफाइनरी का प्रोजेक्ट लाने का सोचा तो उन्होंने इनको एक मॉडल दिया कि बोले संसार की सबसे बड़ी रिफाइनरी कितनी बड़ी है? तो उन्होंने बताया इतनी बड़ी। बोले इससे 2 गुना या 3 गुना हमको करना है। हम लोग पागल हो गए कि हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब फर्स्ट रिएक्शन थी कि बुढ़ा सठिया गया है, इसको कुछ समझ नहीं आता। फिर जो विनय जैसे जो पढ़े लिखे थे उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि इंडिया में क्रूड बनता नहीं, हमको क्रूड बाहर से लाना है, हमको यहाँ रिफाइन करना है, और जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो भी बिकते नहीं है, इंडिया की औकात नहीं है वो खरीदने की, ये भी बाहर जाएंगे। मतलब रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, प्रोसेस यहाँ हो रहा है, माल भी बाहर जा रहा है। तो कैसे संभव है? सऊदी अरेबिया में वही माल बनता है, वही रिफाइनरी है, प्रोडक्ट वही बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। इन्होंने कहा नहीं होगा, आप करो। अगर आपको विश्वास नहीं होगा कि जो जामनगर रिफाइनरी है उसकी कैपेसिटी
सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिफाइनरी वो है। धीरूभाई ने प्रोडक्ट बाहर से लाया, बाहर उसे बेचा और सारी रिफाइनरी के से कम में बेचा और फिर भी प्रॉफिट कमाया। तो अभी हमको समझना पड़ेगा कि स्केलिंग और कारपोरेट का मॉडल जो है ये संसार में है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम संसार को क्या दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। मनोज जी, सर मेरा सवाल था कि नागपुर को इंडिया में आप कैसे देखते हैं कि नागपुर का भवितव्य क्या है आगे चल के? नागपुर इंडिया के सेंटर में है, तो जो बिजनेसमैन लोग बैठे हैं वो बिजनेस को कैसे स्केल अप कर सकते हैं और क्या उसके लिए उनके लिए विशेषता है नागपुर की आपके नजरिए से? धन्यवाद सर। चूंकि मैं तो और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, VIA और VED, वेद और विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, बहुत प्रोमिनेंट वे से जुड़ा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम वो सब अचंभे में डालने वाला एक सवाल होता है, और वो सवाल मनोज जी आपने पूछा है। आप कंप्यूटर में अगर फीड दोगे, सेंट्रली सिचुएटेड, लॉजिस्टिकली वेल कनेक्टेड, मोस्ट सेफ, और ये सारे फीडबैक दोगे तो कंप्यूटर बोलेगा तो दिस मस्ट बी द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्लेस इन इंडिया, और वो नहीं है। अब वजह हमें ढूंढना है कि क्यों नहीं है। कई बार मैंने वेद के प्लेटफॉर्म पे, VIA के प्लेटफॉर्म पे भी यही कहा कि नागपुर में वो सारे पोटेंशियल है एक्सेप्ट पोर्ट, और माननीय नितिन जी ने यहाँ पोर्ट भी दे दिया आप लोगों को। सिंधी में, हाँ, सिंधी रेलवे में अपने पास ड्राई पोर्ट है। हाँ, सिंधी रेलवे में अपने पास ड्राई पोर्ट है, मतलब वो भी कभी अब दूर हो गई है। इसके बावजूद भी नागपुर की ग्रोथ क्यों नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, हमने वेद के माध्यम से हम रिफाइनरी लाने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। नागपुर की रिफाइनरी अगर आती है तो इनडायरेक्टली नागपुर और आसपास विदर्भ रीजन में कम से कम 10 लाख एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होने वाले हैं। 10 lakhs, नॉट स्मॉल। एक वो है, और इस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब आएंगे, उसके साथ बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आता है, उस तरह से वो प्रोजेक्ट आते हैं, और उनमें बहुत सारे लोग तो एम्प्लॉय होते ही है, पर उनकी वजह से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को मिलता है। उसके अंदर ये हमारे जैसे जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे बिजनेसमैन है, उनके लिए बहुत सारे काम मिल सकते हैं। जैसे कि ट्रक्स या लॉजिस्टिक का सप्लाई देना, मटेरियल्स का सप्लाई देना, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का देना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का देना, मतलब उनसे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग क्रिएट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर में जब तक के नागपुर के लोगों को लगेगा नहीं दिल से, विदर्भातले लोक आळशी आहेत असं म्हणतात, अगर हम अपना आलस नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जो नेता है, जो हमारे मार्गदर्शक है, उनको नहीं कहेंगे कि भाई हमें ग्रो होना है और कोई हमें बड़ा नहीं कर सकता, नागपुर के लोग ही खुद बड़े हो सकते हैं, हमको प्रेशर लाना पड़ेगा। नानार की रिफाइनरी कैंसिल हो रही थी, वो नागपुर में आ सकती है, उसके लिए हमारे नेताओं को हमको कहना पड़ेगा कि सर हमें ये चीज चाहिए, तभी होगा। वरना मुझे नहीं लगता अगर हम सोते रहेंगे, सब कुछ भगवान ने हमें दिया है और शायद इसी वजह से हम आलसी हो गए कि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। बहुत बार कहा जाता है कि रिफाइनरी के लिए पानी कहाँ से आएगा, मैं कहता हूँ गोसीखुर्द में इतना पानी अपने पास सरप्लस है, उससे रिफाइनरी बन सकती है। मतलब हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, हमारे पास कोयला है। आज गढ़चिरौली में जो आयरन ओर मिल रहा है वो इंडिया का सबसे बेस्ट आयरन ओर है, फिर भी हमारे पास कोई स्टील प्लांट नहीं। हमारा आयरन ओर बाहर जाता है और बाहर से आयरन ओर हमारे पास आता है। तो ये हमको सिचुएशन बदलनी पड़ेगी और ये हम ही बदलेंगे और कोई नहीं कर सकता। हमारे पास हमारे मतदान का वोट का अधिकार है, हमारे नेताओं पे हमें प्रेशर लाना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि हमें ये चीज चाहिए। और बहुत हो गया, हमको राशन पानी वगैरह नहीं चाहिए, फ्री की कोई चीज नहीं चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, उद्योग चाहिए, उद्योग चाहिए, तभी होगा। धन्यवाद। थैंक यू
ऑडियंस में से कोई आ रहे थे? सर, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है तो हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए। हो सकता है कि कंसेप्चुअली ये कहा जाता है कि छोटे राज्य जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पास छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल है और उत्तराखंड का एग्जाम्पल है। छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में अगर आप 10 साल पहले गए थे तो रायपुर जाने लायक नहीं था, और आज रायपुर जो है नागपुर से कई गुना अच्छा हो चुका है। तो वंस अगेन ऐसे कि ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मेरा संदेश या मेरा कहना पॉलिटिकली मत लीजिए, हमें कोई किसी का भी पॉलिटिकल ये नहीं करना है। पर ये हकीकत है कि छोटे राज्य जो है ये प्रगति के लिए अच्छे होते हैं। पहले सवाल का जवाब जो है बहुत अच्छा सवाल पूछा और वो मुझे चुभने वाला सवाल लगा, फैक्ट है। क्योंकि प्रगति में और अंधाधुंध प्रगति जो हो रहे हैं उसमें हम कुछ मात्रा में चकाचौंध करने वाले और अंधे हो जाते हैं। ये संभव है आप जो कह रहे हो, पर ये मतलब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कहूँगा मैं। पर एक ब्रांड हो सकता है, एक मिक्स हो सकता है। खादी के लिए मैं और मेरे मित्र जो है नितिन जी, वो भी बार बार कहते हैं कि हमें बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, इन द चेंज सिनेरियो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट रिक्वायरमेंट। वी कैन बी बेस्ट, खादी इज द बेस्ट। अमिताभ बच्चन अगर खादी पहन के 4 लोगों को बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मार्केट का रिक्वायरमेंट है, मार्केट को हमको समझना पड़ेगा। और जो पुराना तरीका था कि आप वो ग्राम स्वराज या किसी खादी भंडार में जाते थे, वो खोल के रख देता था, आपको लेना है लो मत लो, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम चेंज होंगे तो मैंने इसीलिए आपको धीरूभाई का एग्जाम्पल सबसे पहले बताया कि एक गांव में देहात में पैदा हुआ, शायद 8वीं 9वीं फेल या पास जो भी आप करिए, एक अनपढ़ आदमी ने दुनिया में सबसे बड़ा होके दिखाया। तो मैं चाहता हूं आप ये जो खादी को प्रमोट करने वाले हैं, ये भी मेरे हिसाब से भविष्य के धीरूभाई है, और आप इतना बड़ा बन सकते हैं इसको करते हुए। पर आपको अपने ऊपर विश्वास चाहिए। ये मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो ऐसे ही मॉडल चुनने पड़ेंगे। पर वो जो डिफरेंस है कि एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद, आपकी बीमारी इतनी है कि आपको इस समय एलोपैथी की ज्यादा जरूरत है, साथ साथ आप आयुर्वेद, होम्योपैथी इस तरह से ले सकते हैं। तो ये ग्राम स्वराज का मॉडल ये चलता रहेगा, पर उद्योग लाना जरूरी है, क्योंकि आप इमीडिएटली हजारों लोगों को इस तरह से पीछे ढकेल नहीं सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि खादी इतनी स्ट्रांग बने, हमारा अभिमान खादी के प्रति इतना हो कि हम जहां भी जाए अभिमान के साथ उसे पहने। और जब यद यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरोजना, गीता में कहा है कि जो श्रेष्ठ लोग जो करते हैं, अमिताभ बच्चन और मुझे बाकी तो आजकल याद पता नहीं, कोई शाहरुख खान वगैरह इस तरह से जो लोग करेंगे, क्योंकि उनको मॉडल करके फॉलो करते हैं। हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी खादी पहनते हैं, इसके साथ खादी को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, बड़े लोगों को उसे पहनना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इनको करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक खादी बड़ी हो जाएगी, ऑटोमेटिक हमारा ग्राम स्वराज का मॉडल भी बड़ा। धन्यवाद। सर, मैंने एक बुक पढ़ी है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाय टाटा स्टोरी, और वो बुक में ये रतन टाटा जो है, इसके पहले के रतन टाटा जो थे 1890 में वो चंद्रपुर और गढ़चोली जंगल में आयरन ओर लेके घूमे इंडस्ट्री लगाने के लिए। सपोर्ट न मिलने की वजह से देते शिफ्टेड टू भिलाई, वहां से वो टाटा नगर गए। और उसी तरह से और एक बात है कि मैं आई वाज वर्किंग विद टाटा मोटर्स पुणे, तो वो जो एरिया जो डेवलप हुआ है, इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो 2 वजह से डेवलप होता है। एक तो ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो एंसेलरीज, और दूसरा होता है अभी जो नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर रिलेटेड। तो हिंजेवाड़ी जो है, जहां 15 साल पहले चलने के लिए रास्ता नहीं था, आज वहां पे चलने के लिए रास्ता नहीं है। इतनी डेवलपमेंट हुई है क्योंकि वहां पे पूरा एम्प्लॉयमेंट बाहर से आया हुआ। तो इस टाइप का इंडस्ट्री यहाँ पे हम डेवलप नहीं कर सकते। सर, मैं आपने गढ़चिरौली की बात करी, तो प्रभाकरन जी जो त्रिवेणी के हैं, जिनकी सबसे बड़ी माइंड वहाँ है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। एक भोजन में बैठे थे तो उन्होंने कहा था जो मैंने सबसे पहले कहा
उन्होंने कहा कि मैंने भी पूछा, मैंने प्रभाकर जी बोले ये भारत में इससे अच्छा आयरन ओर कहीं नहीं है, और वो कह रहे थे कि इवन वर्ल्ड में भी कहीं नहीं है इतना अच्छा आयरन ओर। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं आयरन ओर निकालता हूँ, बाहर बेचता हूँ। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले इसलिए कि आप उसके लायक नहीं हो, इसलिए मैं बाहर बेचता हूँ। मतलब इनडायरेक्टली सेड कि आप लोग जो विदर्भ के हैं, आप इतने आलसी हो कि आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या है। हमारे पास कोयला है, बहुत समृद्ध है, पर वो मराठी में कहते हैं कि कस्तूरी मृग जो होता है उसके अंदर वो कस्तूरी होती है, पर वो बेवकूफ होता है। उसको उसे पता ही नहीं होता कि उसके अंदर कस्तूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जान जाइए, देखिए हमारे पास क्या पोटेंशियल है। और हम लोग तो अभी चलो ठीक है 66 प्लस वाले, पर आप जो यंग बैठे हैं, दे शुड गो टू द पीपल। एंड विदर्भ में यह जागृति होना जरूरी है कि हम जो है हनुमान है, हम वो हनुमान जी वाली जंप ले सकते हैं और विदर्भ को बहुत बड़ा कर सकते हैं। विदर्भ को जितना पोटेंशियल भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, हम इतना बड़ा हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग वो कर सकते हो, और मुझे वो दिखाई दे रहा है। आई कैन गेस फ्रॉम योर स्माइल्स एंड द कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक कॉन्क्लूडिंग प्रश्न है संपर्क की तरफ से। यहाँ हॉल में अधिकांश जो मेंबर्स हैं संपर्क के MSMEs जो अपना वर्ड है गवर्नमेंट MSME कैटेगरी के, ज़्यादातर लोगों की टर्नओवर 5-10 करोड़ से नीचे है। आपने इन सभी का इंट्रोडक्शन भी सुना कि किस किस तरह का काम कर रहे हैं। आपके तरफ से इनके लिए क्या प्रेरणादायक संदेश होगा, जैसे ये अपने भविष्य में और अच्छे से कर पाए? मेरे ख्याल से ये MSMEs भारत में सदियों से है, यह व्यवसाय और व्यापार का मॉडल मतलब हजारों सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो प्लीज आप मार्गदर्शन करिए इस विषय पे। भारत का अगर सबसे बड़ा पोटेंशियल कोई है तो दो है, एक है भारत की कृषि और भारत के MSMEs। ये हकीकत है। भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल, यद्यपि मैं उसको बार बार प्रोजेक्ट कर रहा हूं, फिर भी वो नहीं है। भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन MSME, स्मॉल और माइक्रो से ही हो सकता है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों को रोजगार देने का पोटेंशियल है। बड़े उद्योग जो है कई लाखों को दे सकते हैं, पर आप करोड़ों को दे सकते हो। और दूसरा, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं। तो हमें क्या करना है? हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं MSME के माध्यम से वो सही कर रहे हैं। हमें हमारे पेन पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, क्या क्या है। हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ कहाँ मदद की जरूरत है। और जो मैंने पहले कहा कि एक में का सहाय्य करूँ अवगे धर्म सुपथ, हमें आपस में बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और सरकार की कुछ योजना है, जैसे स्फूर्ति है, क्लस्टर्स है। स्फूर्ति के अंदर मुझे पता नहीं कि जब नितिन जी के पास थी तब तो बहुत एक्टिव था। 400 क्लस्टर्स बन गए थे ऑल ओवर इंडिया। क्लस्टर्स के अंदर 90% सब्सिडी है, कैश सब्सिडी। मतलब 10% आपको लगाना है और 90% सरकार देती है। मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यहाँ विदर्भ में भी 1 या 2 क्लस्टर डेवलप हुए। हमारे दीप वर्मा जी है, उनसे आप बात कर सकते हो, पार्लेकर साहब है, उनसे भी बात कर सकते हो। तो एक मैंने कहा इन्वेस्टर फोरम, क्योंकि बैंक्स का जिस तरह का ढांचा है उसमें तुरंत बैंक हेल्प नहीं करती, तो हमको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। हम में से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा। जैसे कैलाश जी बिजनेस को अच्छा जानते हैं और कोई नया आ रहा है तो उसको हमको हेल्प करनी पड़ेगी, आपके जैसे संपर्क जैसे माध्यम से। और क्लस्टर्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि क्लस्टर में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कॉमन रहती है। जब कोविड का चलन चल रहा था, कोविड में मैंने और तारिक खान जी ने वगैरह बहुत अच्छा काम किया था। हम लोगों ने नागपुर में ऑक्सीजन सप्लाई का काम किया था। उस समय हमारे दिमाग में एक क्लस्टर आया था कि हमने उस समय आह्वान भी किया था नागपुर के डॉक्टर्स को कि आप लोगों के लिए कॉमन प्लांट ऑक्सीजन का लग जाएगा, कहीं भुटीबरी में कहीं से, वहां से आपको ऑक्सीजन लेना है। हालांकि हो नहीं पाया वो, क्योंकि कोविड जाने के बाद सब लोग फिर से बैक टू नॉर्मल हो गए। तो क्लस्टर टू मी सीम्स टू बी अ वेरी गुड कंसेप्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ MSME। कॉमन प्लेटफॉर्म रहता है,
जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए कि मसाले वालों को जो मशीन्स लगती है कि ग्राइंडर चाहिए, मिक्सर चाहिए बड़े बड़े, तो वहाँ मिल जाएंगे और ये लोग जाके वहाँ पे अपनी रेसिपी के साथ देके वो लेके आएंगे। मार्केटिंग भी कर सकते हैं और मार्केटिंग का भी क्लस्टर हो सकता है। तो एमएसएमई में एमएसएमई के जो पेन पॉइंट्स हैं, जहाँ जिनकी जरूरत है, उसको स्टडी करते हुए संपर्क जैसी संस्थाएं आगे आए और वो माध्यम करते कि भाई एक डिजिटल मार्केटिंग का पोर्टल आप खोल दो कि उससे लोगों को भी, ठीक है, संपर्क के जितने भी लोग हैं वहाँ जाएंगे और वो बाकी ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट हो जाएंगे। या फिर इन्वेस्टर फोरम के थ्रू किसी को 1 करोड़ की जरूरत है तो आपके 400 मेंबर्स हैं, तो आपके 1-1 लाख हो गए तो 400 lakhs आपके पास हो गए। 1 करोड़ वाले को आप एज ए इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और इन्वेस्टर करके करते हो तो आप प्रॉफिट शेयर करते हो और प्रॉफिट शेयर करने के बाद, क्योंकि एमएसएमई में हम सब जानते हैं कि 25-30% का प्रॉफिट अपन कमा लेते हैं। अब वो शेयरिंग हो गया तो जो 7-6% फिक्स डिपॉजिट मिलता है उससे तो हम ज़्यादा ही दे सकते हैं, 12% आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में मुझे पता नहीं कितना मिलता है, पर मेरे कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा अच्छा है और इस तरह से हम अगर सोचेंगे तो हम अपनी ही मदद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी बहुत सारी योजना उसका लाभ लेंगे और मुझे लगता है कि एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर इज द ओनली होप और मैक्सिमम पोटेंशियल जॉब का, बिजनेस का वही है। सरकार को भी इसको हमें जाके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से भी बेनिफिट्स लेने पड़ेंगे और जहाँ तक संभव है मुझे लगता नहीं सरकार और भगवान किसी की मदद करता है। थैंक यू सभी जी। लास्ट पे हम लोग प्रश्न, क्योंकि ये कंक्लूडिंग प्रश्न नहीं, वो सर सभी के लिए, अगर वो मुद्रा स्कीम और उसमें जो, अगर उसके बारे में कोई जानकारी, उस टाइप की कोई जो स्कीम जो एक आम आदमी जिसमें 5 लाख 10 लाख भी मिलते हैं, अगर उसके बारे में कुछ बताया तो। मुझे उसके बारे में सही जानकारी नहीं है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, पर एक काम कर सकते हैं आप कि मैं कैलाश जी को बताऊं। कैलाश जी के भी मित्र है, दीप वर्मा करके है, जो इस समय पहले तो साहब के वजदी थे, खादी विलेज ग्रामोद्योग जो संस्था है उसके वो डायरेक्टर है। उनको आप बुलाइए, मैं उनको कहूँगा, वो आएंगे जरूर आपके पास। दूसरे हमारे पार्लेकर जी है, उनको भी आप बुला सकते हो। पार्लेकर जी आ चुके हैं, तो दीप जी आएंगे। दीप जी आपको बहुत सारी योजनाएं बता सकते हैं और सरकारी योजना हम पहले जैसे डरते थे इतना नहीं है, आजकल सरकार अच्छी हो गई है तो सरकार मदद करती है, ऐसा मत सोचिए। मैं अपने शब्द पीछे लेता हूँ, सरकार और भगवान। माधव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके मार्गदर्शन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं सारे मेंबर से आग्रह करूँगा कि उनको एक बार स्टैंडिंग ओवेशन वसीम जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि माधव जी को